नमस्कार दोस्तों, सेहत की समझ में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर प्रमोद झंवर, हमारे मित्र और शहर के एक प्रसिद्ध चेस्ट रोग विशेषज्ञ। आज हमको कोरोना के इस आपातकाल में हमको आज सर से ये समझने का मौका मिल रहा है कि हम इसमें कैसे अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं और कैसे बच सकते हैं। सर, सबसे बड़ा विषय तो ये है इस समस्या में कि कई लोग असिम्टोमेटिक सामने आ रहे हैं। मतलब उन लोगों को कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते उनके शरीर में, और वो होने के बाद कई दिनों तक कई लोगों से मिल रहे होते हैं, कई लोगों परिवार से मिल रहे होते हैं और सब लोगों के साथ में हो रहे होते हैं। अब हो सकता है कि वो जब असिम्टोमेटिक हो या उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और उस टाइम में वो दूसरों से मिले जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो उनके लिए रिस्क पैदा कर दें। तो दूसरा एक और कन्फ्यूजन है कि असिम्टोमेटिक पेशेंट से ये फैलता है या नहीं फैलता है। तो दूसरी बात को पहले ले लेते हैं कि असिम्टोमेटिक पेशेंट से कोरोना फैलता है या नहीं फैलता है। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसा आप जानते हैं भी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है और बहुत सी बार ये होता है कि कोई पेशेंट किसी के कांटेक्ट में नहीं आने के बाद में भी कोई मरीज कांटेक्ट में कोई हिस्ट्री नहीं है पेशेंट की, लेकिन फिर भी पेशेंट्स को कोविड-19 हो गया। तो पहले ये समझना होगा कि कोविड-19 फैलता कैसे। ये फैलता मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी एयर के जो हम जैसे स्नीजिंग करते हैं, छींकते हैं, तो हमारे छींकने से, खांसने से हवा के अंदर बहुत से वायरल कण, अगर मेरे को अगर इन्फेक्शन है तो वो वायरस मेरे सारे सिक्रीशंस में होंगे, मतलब नाक के सिक्रीशंस में, ओरल सिक्रीशंस में, बॉडी के हर फ्लूइड में वायरस का सिक्रीशन संभव है। तो मुख्य रूप से यह वायरस जो है वो नाक के रास्ते से जाता है। जब भी हम किसी कॉन्टेक्ट या मरीज जो पॉजिटिव है उसके संपर्क में आते हैं, अगर हम वो 1 मीटर से डिस्टेंस कम है, क्योंकि ये जो वायरस है इसका साइज 10 माइक्रोन साइज है इसका, और ये आरएनए वायरस है। और इस वायरस की क्या खूबी है, इसमें स्पिक्यूल्स है, इसकी जो सेल वॉल, इसकी जो वॉल है उसमें स्पिक्यूल्स है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन, चाहे वो नाक की हो, गले की हो, आराम से उस पर जाके चिपक सकता है और वहां से उसका मल्टीप्लिकेशन चालू होता है। ये तो हुआ जो लोग एक्टिव इन्फेक्शन है। लेकिन ये अगर कोई पेशेंट खांसने से उसका बलगम या उसके सिक्रीशंस कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स, अगर ये मैं बात करूं कि ये अगर खांसने बाद में सिक्रीशंस टेबल पे लगा दिया या मुंह पोंछ के कहीं हैंडल पे लगा दिया, दरवाजे के हैंडल पे लगा दिया, या सोफे पे बैठ गया आके अपना आराम से, तो ये वायरसेस नॉन लिविंग थिंग्स पे 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, मतलब उनकी इन्फेक्टिविटी बनी रह सकती है। तो अगर ये तो लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, इसको बोलते हैं फोमाइट ट्रांसमिशन। मतलब जो हमें नहीं पता, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये तो पता है कि अगर कोई पेशेंट के संपर्क में आया, अगर वो उसे प्रोटेक्शन नहीं है, उसको मास्क नहीं है, उसकी दूरी नहीं है, या वो हैंड सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं और बॉडी की इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, तो ऐसे पेशेंट तो बहुत जल्दी आने ही वाले हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स से भी होंगे। ये मैंने बेसिक आपको मेन प्रश्न बताया। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि एसिम्टोमेटिक या प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट से फैलता है कि नहीं फैलता है, हम देखें, क्योंकि ये जो वायरस है इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा है, मतलब 2 दिन से लेकर 12 दिन तक। तो ये बड़ा प्रश्न हो जाता है कि जो पेशेंट जिनको सिम्टम्स नहीं आए, जो इन्फेक्शन हो चुका है और जिनके सिक्रीशन में चीज़ें जा रही है, उनके खांसने से देखना होगा कि ये जो मरीज है आसपास में जिनकी इम्यून सिस्टम डाउन है, या जिनकी उम्र 60-65 साल से ज़्यादा है, जिनको और भी कोमॉर्बिड कंडीशंस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेसेस है, अस्थमा है, ILD है, लंग की फाइब्रोसिस है, या कोई पेशेंट जिनको ऑलरेडी कोई पेशेंट को कैंसर की दवाएं चल रही है, या कोई पेशेंट की हिमोटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हार्ट की पंपिंग ठीक नहीं है, लीवर के कुछ क्रॉनिक लीवर डिसीजेस है, तो ऐसे पेशेंट जहां इम्यून सिस्टम डाउन है, इन प्री सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक पेशेंट से डिसीज को ट्रांसमिशन की संभावना हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट गाइडलाइन से ये भी है कि हम पेशेंट से
2 मीटर की दूरी बना के रखें, बार बार उन एजेड पॉपुलेशन जिनको ये संभावना हो सकती है डिसीज़ की, उनसे दूर रहें, उनको आइसोलेट करें, उनका न्यूट्रिशन अच्छा रखें, उनकी रेगुलर दवाइयाँ दें जिनसे उनकी बीमारी जो भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या कोई भी बीमारी उनको कंट्रोल रहें। और थोड़ी भी तकलीफ अगर कुछ है तो उनको हम लोग जल्दी ही डॉक्टर को दिखा के उसका जांच करा के उसको पता लगाएं कि हम कोविड-19 से पीड़ित तो नहीं। बस इसमें एक समस्या मुझे लगती है कि मान लीजिए मुझे कोरोना है और मैं असिम्प्टोमेटिक हूँ और मैं लोगों से मिल रहा हूँ क्योंकि मुझे ही नहीं पता है कि कोरोना है मुझे, और इस तरह की स्थिति में मतलब क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर है। अभी कोई भी आदमी बाहर निकलता उसको मास्क पहनना जरूरी है, उसका हैंड सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उस पेशेंट्स का सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, उसको 1 मीटर दूर से बात करें। अगर हम ये सब चीज़ का प्रिकॉशन लेते हैं तो क्योंकि एक साइकिल है। हम लोगों ने जब लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन क्या था तो वो लॉकडाउन था 3 वीक्स का था, क्योंकि इसकी साइकिल ही 2 वीक की है। तो जब ये ट्रांसमिशन ही नहीं होगा तो धीमे धीमे ये वायरसेस का लोड कम होता जाएगा। जितने हम लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा बिगर प्रोटेक्शन के मिलेंगे, हो सकता हम एसिम्प्टोमेटिक हो लेकिन हमारे में पोटेंशियल तो है बीमारी फैलाने का। इसलिए सभी लोगों को कंपल्सरीली मास्क पहनना जरूरी है जब वो बाहर जाते हैं। उन्हें 1 मीटर दूर से, गवर्नमेंट इंदौर में देखे तो हर आदमी का चालान बना रही है, मतलब उनसे फाइन है अगर आप एक साथ क्राउडेड में जाते हैं, अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की, जिससे एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक भी अगर चाहे तो भी वो बीमारी नहीं फैला सकता। तो उन्हें ऐसे हर मरीज को सोचना चाहिए कि हमारे में बीमारी है, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है जिसको बहुत सी प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम डाउन है, उनकी केयर बहुत अच्छी करना चाहिए, उनसे सुरक्षित दूरी बनाना चाहिए और वो प्रॉपर उनका न्यूट्रिशन और उनका डाइट, उनका रेस्ट, वो सब चीज़ देखनी चाहिए और हम उससे दूरी बना के प्रिकॉशन रखें, ये बीमारी हम फैलने से रोक सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपस में ये जो 3-4 प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, यदि आपको है या नहीं है, आपको वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने ही चाहिए पूरे टाइम 24/7। सही है। तो सर आपको क्या लगता है कि ये कब तक जिंदगी को ऐसे ही चलाना है? आने वाले कितने दिनों तक ये कोरोना का प्रकोप इतना ही रहेगा? क्योंकि 2 बातें बार बार सुनने में आ रही हैं। एक तो ये है कि वायरस का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जा रहा है, या वायरस की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। तो ऐसा है क्या कि वायरस की स्ट्रेंथ कम हो रही है? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि हार्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हमने बहुत बार सुना है इस वर्ड को। कोई भी बीमारी अगर हम देखें, HIV इन्फेक्शन 2090 में के दौरान की बात है, 88 की बात है, जब HIV इन्फेक्शन आया था एकदम ये हुआ था कि सारे लोग मर जाएंगे, पृथ्वी पे कोई मानव नाम का जाति का कोई नाम अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन हम देखें आज हम उसके HIV के साथ में भी जी रहे हैं और इतनी अच्छी दवाएं अवेलेबल है कि HIV के साथ HIV वाला मरीज और नॉर्मल आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लगभग इक्वली है। TB किसी समय आई थी, सालों साल पहले, हजारों साल पहले या 100 साल पहले, और जब कुछ दवाइयाँ नहीं थी उसकी, 1960 के बाद में दवाएं चालू हुई। उसमें क्या था? उसमें ये था, अच्छा उसको न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, उसको विटामिन की दवाएं अच्छी देना चाहिए, प्रोटीन अच्छे होना चाहिए, शुद्ध हवा में होना चाहिए। उन लोगों के लिए सेनेटोरियम थे, TB सेनेटोरियम जैसी जगह थी जहाँ पर उनका इलाज होता था। तो वो लोग वैसे भी इम्यून सिस्टम से ठीक होते थे। लेकिन दवाएं आई तो उनसे फिर वो इफेक्टिव ड्रग्स आना शुरू हुई, कुछ BCG वैक्सीनेशन शुरू हुए, तो उससे हम लोग बचाव करें। और आज देखें TB के मरीज है जरूर, लेकिन अब TB का ट्रीटमेंट इतना अच्छा है कि अगर हम प्रॉपर उसको डायग्नोसिस करते हैं अर्ली में तो 100% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो हमारे TB उन्मूलन का प्रोग्राम भी गवर्नमेंट द्वारा, इंडिया द्वारा बहुत अच्छा है, जिसमें शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी है डॉट से, जो कि हर मरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, उसकी जाँचें फ्री में होती है। तो ये गवर्नमेंट हम और देखें, बात करें तो मुझे लगता है कि ये जो कोविड-19 है, अभी जिस हिसाब से इसका इन्फेक्शन रेट है वर्ल्ड में और अभी बढ़ने वाला है, कुछ साइकिल्स होती है, कुछ साल बाद में फिर बढ़ता है, ऐसा है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि ये गर्मी से कम होगा या ठंडी में कम होगा, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वायरस है इस पे गर्मी का, ह्यूमिडिटी का कोई वेरिएशन नहीं है, कोई इस पे उसका वायरस पे कोई उसका असर नहीं है। मतलब ये गर्मी में भी उतना ही रहेगा, बारिश में भी उतना रहेगा और
ठंड में भी उठता रहेगा। जब तक हमारे सारे कम्युनिटी में जब तक 70% लोगों को ये बीमारी किसी रूप में नहीं रहेगी, तब तक इस बीमारी का एकदम जाना मुश्किल है। हो सकता है तब तक कुछ वैक्सीन बन जाए, तो दवाएं ऐसी इफेक्टिव आ जाए जो हम प्रॉपर, अभी जैसे दवाइयाँ आ गई, कुछ दवाइयाँ एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल है, तो वो दवाई हम लोग प्रॉपर इंडिकेशन में दे सकते हैं। और लेकिन ये स्टडीज़ हैं कि एंटीवायरल ड्रग्स क्या करती है, ये मॉर्टेलिटी पे इसका असर नहीं है, लेकिन जो पेशेंट्स को अगर जल्दी दी जाए डायग्नोसिस के समय, तो उसका वायरमिया कम हो जाएगा, मतलब वायरल रिप्लिकेशन को कम करेगा। सेकंड, हॉस्पिटल स्टे कम करेगा। तीसरा, जो उसके कॉम्प्लिकेशन है बड़े बड़े निमोनियाज, वो कम होंगे। लेकिन जब तक हमारे सारे कम्युनिटी में जब तक 70% लोगों को ये एंटीबॉडी नहीं बनती, जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, तब तक इसका प्रकोप कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। और हमेशा ये एक बीमारी और जुड़ गई, टीबी, HIV, H1N1, और एक बीमारी और जिसके और बीमारियाँ है ही जो हमारी चली रही है, इन्फ्लुएंजा, एक बीमारी और नहीं है। अब इसके साथ जीना सीखना होगा, लेकिन हमें डरना नहीं। हमें ये हमारी कैसे रहें कम्युनिटी में, कैसे हम अपना आपको प्रोटेक्ट, कैसे अवेयर रहें बीमारी के बारे में, वो जानना जरूरी है, जिससे हम ये बीमारी अपने को होने से रोकें और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी प्रभावित नहीं हो। भारत में कब तक लगता है आपको कि हर्ड इम्यूनिटी का हम लोग लेवल अचीव कर पाएंगे, या ऐसा कोई तरीका है क्या कि हर्ड इम्यूनिटी पे पहले कोई स्पीड अप किया जा सके? जैसे अमेरिका में कुछ प्रयोग हुए कि लोगों ने सबने साथ में आके और हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने की कोशिश करी, तो उसमें तो डेथ रेट ही उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है भारत में जो प्राचीन चीज़ें, जैसे कुंभ का मेला होता है, जहाँ हम सब लोग विभिन्न प्रांत के लोग कुंभ में आते हैं और वो एक साथ मिलते हैं, तो हर आदमी में कुछ न कुछ, क्योंकि शरीर तो पूरे बैक्टीरिया से बना हुआ है हमारा शरीर, और वो जब तक हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी है तब तक हम लोग सुरक्षित हैं, कोई बीमारी नहीं है। तो हमारे दिवाली मिलन समारोह, दशहरा मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, इसमें हम लोग जब सब इकट्ठे होते हैं, अलग अलग लोग आते हैं, तो हमारे कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होते हैं लोगों में, हम लोग एक दूसरे के इन्फेक्शन लेके हमारी एंटीबॉडी बनती है, और उस प्रकार से हम लोग बहुत सी बीमारियों को अपना कंट्रोल कर लेते हैं। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं हिंदुस्तान में, गांव के अंदर तो गोबर से आदमी उठाते हैं, उसके अंदर से वो चीज़ें आजकल तो काफ़ी कम है, लेकिन जहाँ पर आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेंगे वहाँ बीमारी का आने का खतरा कम रहेगा। लेकिन जब भी कोई नया जीवाणु आता है जिसके लिए एंटीबॉडी नहीं है हमारी बॉडी में, तो वो किसी भी आदमी को, किसी भी ह्यूमन को असर कर सकता है। तो अभी हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, जैसा नॉर्मल चल रहा है वैसा चले। प्रिकॉशंस जो रखनी है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की, वो प्रिकॉशंस रखें, और इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करने के लिए योगा वगैरह करें और खान पान पे ध्यान दें। यही बेसिक फ्रेमवर्क है मेरे ख्याल से। ब्रेसिंग अभी यही है कि जब तक इसका वैक्सीन नहीं बनता, जब तक प्रॉपर दवाई नहीं आती इसकी, तब तक हमें इसका बचाव पे ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन जो समय समय से आती है उसका पालन करना।